Good morning class. Today we will discuss on importance of enzymes. हम लोगों ने इससे पहले एंजाइम्स की परिभाषा, एंजाइम्स कितने तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, और उसके इनहिबिटर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसके एक्शन को इनहिबिट करते हैं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। नाउ आज की क्लास में हम लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्या महत्व है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So let's start. Importance of enzyme. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम लोग बैक जाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे कि एंजाइम क्या होता है. अगर इन सिंपल टर्म कहा जाए तो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनस होते हैं. केवल राइबोजाइम को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं. Enzymes are proteins that increase the rate of reaction by lowering the energy of activation. एक्टिवेशन की एनर्जी को कम करके एंजाइम जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं. दे कैटेलाइज नियरली ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी. मोस्टली जितने भी रिएक्शंस बॉडी में होते हैं वो सारे के सारे इनके द्वारा कैटेलाइज किए जाते हैं. नॉट अल्टर्ड और कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, और रिएक्शन में ये किसी भी तरीके से यूज़ नहीं होते. कहने का मतलब है आफ्टर रिएक्शन ये सेम जिस प्रॉपर्टी में है, जिस तरीके से हैं वो उसी तरीके रहते हैं. एंड इट इज़ आल्सो रीयूजेबल, और ये फिर से रीयूज़ किए जा सकते हैं. सम प्रॉपर्टीज़ पे भी ध्यान देंगे हम लोग उसकी. तो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है. जस्ट लाइक कैटलिस्ट की तरह, जैसे हम लोग कैटलिस्ट पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होता है. सेम उसी तरीके से कैटलिस्ट जैसे कम मात्रा में रिक्वायर करते हैं, सेम उसी तरह के एंजाइम्स भी होते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है. दे क्विकन द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और लॉस्ट इन द प्रोसेस. वो अभिक्रिया को बहुत तेज़ी से कराते हैं और बिना उसमें खोए या बिना उसमें कंज्यूम हुए. एंजाइम आर प्रोटीन्स लाइक ऑल प्रोटीन. एंजाइम आर कोलाइडल इन नेचर एंड प्रेसिपिटेटेड बाय सॉल्ट सोल्यूशन. ये लगभग लगभग प्रोटीन की तरह प्रॉपर्टीज़ रखते हैं. ये भी प्रोटीन की तरह ही कोलाइडल होते हैं और साल्ट के साथ साल्ट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. दे आर इनएक्टिवेटेड बाय हीट एंड अल्ट्रेशन ऑफ पीएच. हम लोगों ने इसके बारे में फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम में हम लोगों ने देखा था कि उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं. एंजाइम्स हैव ग्रेट स्पेसिफिसिटी, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में, यानी जिन पर इसको वर्क करना होता है वो उसी एंजाइम पे या सॉरी उसी रिएक्शन पे वर्क करते हैं. जैसे हम लोगों ने देखा है टीसे साइकिल्स है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, यानी जितनी भी हमारी रिएक्शंस हैं उनमें एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, उनका एक्शन स्पेसिफिक होता है. ईच एंजाइम कैटलाइज वन पार्टिकुलर रिएक्शन. ये इनकी रिएक्शन जो होती हैं वो हर एंजाइम हर रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व होता है, उसका पार्टिकुलर रिएक्शन होता है, उसी एंजाइम उसी रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होता है. सम अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर बट नॉट वाइट वर्सा. प्रोटीनस नेचर होते हैं, ठीक है. एंजाइम्स आर बिगर मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. अगर हम इनकी बात करें तो जिस सबस्ट्रेट पे ये वर्क करते हैं उसकी तुलना में ये बड़े होते हैं. मॉलिकुलर वेट वेराइज फ्रॉम सम थाउजेंड टू सम मिलियंस. अगर हम मॉलिकुलर वेट की बात करें तो ये हज़ारों से लाखों में होते हैं. दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टू 10⁵ टू 10⁻⁻10 टाइम्स. तो ये इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की दर है, रेट है. अब जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट था कि इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस होते हैं एंजाइम्स के. तो सबसे पहला है एंजाइम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, डायग्नोसिस एंड थेरेपेटिक्स. इसके बाद ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन आर एंजाइम कैटलाइज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितनी भी जैविक रासायनिक क्रियाएं हैं वो सारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम्स के थ्रू ही कैटलाइज की जाती है. लेवल ऑफ एंजाइम इन ब्लड और ऑफ डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंट.
एंजाइम्स का ब्लड में क्या लेवल है, ये भी एक तरह से डायग्नोस्टिक या जांच पड़ताल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके आधार पर हम हेल्थ को बता सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के कि वो नॉर्मल में है या किसी डिजीज़ कंडीशंस में है, या आने वाले समय में वो डिजीज़ कंडीशन में हो सकता है। तो एंजाइम्स का लेवल जान के हम इन सब चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की डिज़ीज़ है, और भी किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हम लीवर के प्रॉब्लम में हम लोग ज़्यादातर डायग्नोस करते हैं एसजीपीटी, एसजीओटी। एंजाइम कैन बी यूज थेरेपेटिकली सच एज डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम्स का थेरेपेटिकली भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे डाइजेशन करने के लिए। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। जैव रासायनिक पदार्थ हैं जो कि किसी भी क्रिया को बढ़ा सकते हैं। एंजाइम रेगुलेट द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होती हैं हमारी बॉडी में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती हैं उनके मोस्टली जो उनका होने की दर है उसको वो रेगुलेट करते हैं। जैसे फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं, या फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग इसको जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ वर्क हैं। व्हेन सेल्स आर इंजर्ड एंजाइम लीक इनटू प्लाज्मा। द मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सच एंजाइम इन प्लाज्मा इज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। जब भी किसी भी तरीके की सेल में इंजरी हो जाती है तो एंजाइम्स जो होते हैं वो लीक कर जाते हैं, और ये इनके डायग्नोस्टिक करके, इनकी डायग्नोसिस करके हम इनके बीमारियों के बारे में या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो इसमें भी एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंजाइम्स आर यूज एज ड्रग्स। इनको ड्रग्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, जैसे कि वो ब्लड क्लॉटिंग को सॉल्वलाइज करने में हेल्प करती है। इसके बाद है एस्पार्जिनेज, जो कि एंटी कैंसरस होता है, एंटी कैंसर एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम्स आर यूज एज क्लींजिंग एजेंट इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें एज अ डिटर्जेंट इसका यूज़ किया जा सकता है। जो वेस्ट बॉटल हैं उन सबको वापस से रीयूज़ करने के लिए वॉश करके उसको फिर यूज़ करने। एंजाइम्स आर यूज एज बायोसेंसर्स के रूप में भी यूज़ किए जा सकते हैं। कई तरीके की जानकारियाँ दे सकते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है कि नहीं बॉडी के, कोई रिएक्शन या कोई पार्ट बॉडी का एडिक्वेट अमाउंट में वर्क कर रहा है या नहीं। एलिसा के बारे में हम लोग जानते हैं, एलिसा टेक्निक जिसके द्वारा एड्स का डिटेक्शन किया जाता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा द इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये कुछ कॉमन, या यूँ कहें कि एक इम्पॉर्टेंस का ये एक इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा इसके डिटेल में चलते हैं कि डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, यानी एक तरह से इसके स्पेसिफिक एक्शन को अगर हम देखना चाहें तो वो समझने के लिए कि कैसे कैसे एंजाइम्स का यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहला है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स में अगर हम देखें तो सम डिजीज़ कैन बी डायग्नोस्ड बाय द एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लेवल ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। हम लोगों ने इसको पहले भी देखा था। इससे पहले हमने इसको समझने की कोशिश की थी कि हाँ, डिजीज़ में कैसे एंजाइम्स, कैसे उसको हम जान सकते हैं। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन द ब्लड लेवल ऑफ दिस एंजाइम और लो। अगर एक नॉर्मल मतलब इंडिविजुअल जो है वो हेल्थी है, ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो उसके ब्लड में एंजाइम्स का जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है या लो होता है। बट इन सर्टेन डिजीज़ द ब्लड लेवल्स आर मोर। और जब कुछ बीमारियां आ जाती हैं जैसे लीवर फंक्शनिंग या फिर किडनी फंक्शनिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में ये एंजाइम्स जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस एंजाइम फॉर्म डैमेज टिश्यू और ऑर्गन्स। ये इस वजह से, क्योंकि जो डैमेज टिश्यू है या जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से ये लीक होते हैं और ब्लड में आ जाते हैं। सो एस्टिमेशन ऑफ दीज एंजाइम इन ब्लड हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। तो इस तरह से इनकी अगर हम डायग्नोसिस कर लें या इनको हम एस्टिमेट कर लें कि किस अमाउंट में है, नॉर्मल रेंज में है या अब नॉर्मल रेंज में है, तो हम ये बता सकते हैं कि क्या बीमारी इंडिविजुअल को हो रही है या क्या प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकती है। अगर हम मेडिसिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स की बात करें, यानी ड्रग के रूप में किस तरीके से बॉडी में या इंडिविजुअल को ये, या फार्मेसी की फील्ड में इसका कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, तो बेसिकली 3 तरीके से इसका यूज़ हो सकता है। एक तो ड्रग्स एक्टिंग थ्रू एंजाइम, बहुत सी ड्रग्स हैं जो एंजाइम्स के थ्रू वर्क करती हैं। थेरेपेटिक यूजेज एज एंजाइम, थेरेपेटिकली कई डिजीज़ जो होती हैं उनमें हम ड्रग या एंजाइम्स को ही डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करा देते हैं थेरेपी जनरेट करके। इसके बाद है यूज़ ऑफ एंजाइम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ड्रग। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारी दवाएं हैं, उनको बल्क में प्रोडक्शन करने के लिए भी एंजाइम्स का बहुत रोल होता है।
अब इसका हम स्पेसिफिकली या अलग अलग समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला है ड्रग्स एक्टिंग थ्रू एंजाइम्स। A number of drugs act by inhibiting enzymes. Enzymes act on drug and convert them into inactive metabolites. बहुत सारी ड्रग्स हैं वो एंजाइम्स को इनहिबिट करके अपना वर्क करती हैं। जैसे ड्रग्स प्लस एंजाइम तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट बन जाएगा। तो ड्रग प्लस एंजाइम इनहिबिटर, नो इनएक्टिव मेटाबोलाइट, सो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज इंक्रीज। एक में हम देख सकते हैं कि ड्रग और एंजाइम जो है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट बन रहे हैं, यानी डायरेक्टली एंजाइम से वर्क करके वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट बना रही है। कुछ केसेस में ड्रग क्या होती है, एज अ एंजाइम इनहिबिटर वर्क करती है, यानी एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। और जब एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो जो एक्शन है चाहे वो फिजियोलॉजिकल एक्शन हो या फिर थेरेपेटिकली हम उसको यूज़ कर रहे हों, वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो ड्रग का वो बढ़ जाता है। इसको समझने के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड विच इनहिबिट्स द एंजाइम, लाइक एंजाइम इनहिबिटर हम कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव मेटाबोलाइट इज प्रिवेंटेड, सो द ड्रग रिमेन्स इन एक्टिव फॉर्म, सो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज प्रोलॉन्ग। इस वजह से ड्रग का जो एक्शन है वो थोड़ा, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जानें तो एस्टिल कोलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम एस्टिल कोलिन स्टरेज। एस्टिल कोलिन स्टरेज ये एक एंजाइम है जिसको जो एस्टिल कोलिन को इनएक्टिव कर देता है। दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एंटीकोलिन स्टरेज। और ये एंजाइम जो है एंटीकोलिन स्टरेज लाइक फाइसोस्टिग्मिन, इन सब एंजाइम्स के थ्रू, इन सब ड्रग के थ्रू इसको हम ये एक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ फाइसोस्टिग्मिन द एक्शन ऑफ एस्टिल कोलिन इज इंक्रीज। एक्चुअली अगर हम देखें तो एस्टिल कोलिन जो है वो एक कोलिनर्जिक ड्रग है और हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्शंस हैं। रिलैक्सेशन के मोस्टली एक्शन जो होते हैं वो कोलिन के थ्रू होते हैं। तो अब अगर कोलिन एस्टिल कोलिन रिलीज होती है बॉडी में तो फॉर ए शॉर्ट टाइम रहती है, क्योंकि इसके ऊपर एस्टिल कोलिन स्टरेज नामक एक एंजाइम जो होता है जो इसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है। तो जैसे ही उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है उसके नेचर चेंज हो जाता है और वर्क जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ऐसे ही केस में अगर हम एस्टिल कोलिन स्टरेज यानी इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली कोई ड्रग दे दें तो वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा और एस्टिल कोलिन जो रिलीज हुआ है वो काफ़ी देर तक वर्क कर पाएगा। इसको हम एलोपिरिनाल जो गाउट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है उसके थ्रू अगर हम समझना चाहें तो एलोपिरिनाल जो होती है वो जेंथिन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जेंथिन जो है वो यूरिक एसिड में नहीं बदल पाता। यानी प्रोटीन से जो यूरिक एसिड बनता है, यानी यूरिक एसिड जो बाद में यूरेट क्रिस्टल फॉर्म कराते हैं और गाउट की प्रॉब्लम या गठिया की दिक्कत को देते हैं, तो उस केस में जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को ही जब इनहिबिट कर दिया जाता है तो प्रोटीन से यूरिक एसिड का बनना बंद हो जाता है, तो पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थेरेपेटिकली इसका यूज़ हो रहा है। अगर हम थेरेपेटिक यूजेस ऑफ एंजाइम की बात करें, इससे पहले हम लोगों ने ड्रग्स के रूप में एंजाइम्स को यूज़ किया है। तो जैसे एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ डिजीज, उसके एग्जाम्पल कुछ नीचे हैं। जैसे एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, पैपेन एंड एमाइलेज आर एडमिनिस्टर फॉर इम्प्रूविंग डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। द एंजाइम हायालुरोनिडेज इज यूज फॉर डिफ्यूजन ऑफ ए नंबर ऑफ ड्रग्स। हायालुरोनिडेज एक एंजाइम है जो एक तरह से आप कहें कि सेल की परमिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। द एंजाइम स्टेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज आर यूज फॉर डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पर एंजाइम्स को यूज़ कर रहे हैं। द एंजाइम्स स्टेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज आर यूज फॉर डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉट। इसके अलावा जैसे द एंजाइम ट्रिप्सिन इज यूज फॉर लिक्विफाइंग द लेंस को लिक्विफाइंग करते हैं। सो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ हो सकते हैं। द एंजाइम एस्पारजिनेज इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एस्पारजिनेज जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ड्रग के रूप में जैसे एलोपेरिनाल जाती थी, वो जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रही थी। इसके बाद जो थेरेपेटिकली यूज डायरेक्टली हम एंजाइम को यूज़ कर रहे थे थेरेपेटिकली, जैसे डाइजेशन में हमने देखा या ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए हमने देखा। अब यूज़ ऑफ एंजाइम इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग, बल्क अमाउंट में ड्रग बनाने के लिए किस तरीके से इनका यूज़ होता है इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे द एंजाइम पेनिसिलिन एसाइलेज इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड from penicillin G. 6-amino penicillinic acid is needed for the synthesis of several beta-lactam antibiotics. तो एंजाइम पेनिसिलिन एसाइलेज जो होता है वो 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड
बनाने के लिए फ्रॉम पेनिसिलिन जी से, और वो 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड जो होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, द एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज सिरप। फ्रक्टोज सिरप बनाने में इसका यूज़ होता है। एमाइलेज इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन को बनाने के लिए एमाइलेज का यूज़ किया जाता है। द एंजाइम पेपेन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। द एंजाइम पेपेन का एंजाइम, पेपेन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन हाइड्रोलिसिस बनाने के लिए यूज़ होता है। प्रोटीन के डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन करने के लिए, यानी बाहर से डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के जो इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम था उसमें हम लोगों ने जाना कि एंजाइम्स कितनी तरीके से हम लोगों को हेल्प कर सकता है। हम लोगों ने उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद उसको हम लोगों ने फार्मेसी की फील्ड में एज अ ड्रग, एज अ थेरेपेटिक एजेंट, एंड लास्ट में एज अ इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे एंजाइम्स का यूज़ होता है, हमने वो सारी चीज़ें इसमें देखी।